हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा मार्केट, बाजार। सर क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? तो बेटा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में 8 या 16 मार्क के लिए एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। और अगर कॉमन पर्सन की बात करूँ तो बाजारों के बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। जो लोग ये दिख रहे हैं बच्चे के साथ साथ जो दूसरे और भी लोग देख रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि बाजार यानी क्या होता है, मार्केट यानी क्या होता है। मार्केट का मतलब समझाएंगे हम यहाँ पर, आपको परिभाषाएं समझाएंगे और मार्केट के टाइप्स पढ़ाएंगे और मार्केट की विशेषताएं पढ़ाएंगे। मतलब बाजार के ऊपर ये पूरा टॉपिक होने वाला है कि बाजार का अर्थ क्या है, बाजार की परिभाषाएं क्या है और बाजार की विशेषता क्या है और कितने तरीके के बाजार होते हैं। अगर आप बीए वाले बच्चे हो, बीकॉम वाले बच्चे हो या फिर एमए वाले हो, एमकॉम वाले हो या फिर किसी और सब्जेक्ट आप पढ़ते हो जहाँ इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है आज के वीडियो का वो हमेशा आता है बेटा। तो इसको बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से आप समझिएगा और हमको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इस बात की गारंटी हमारी। टॉपिक 100% में क्लियर करा दूंगा। बस फोकस आपको इस बात पर रखना है कि वीडियो को मिस नहीं करना है एक भी मिनट। वीडियो को आप कंटिन्यू देखोगे, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक देखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको। क्लियर है बात आपको? तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो है हमारा बाजार किसे कहते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? बाजार किसे कहते हैं, बाजार की विशेषता क्या है, बाजार की परिभाषाएं क्या है और उसके प्रकार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, जब हम बाजार के बारे में बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम बाजार का अर्थ निकालते हैं तो हम उस एक स्थान विशेष से लगाया जाता है जहां पर किसी वस्तु या के क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से ही पूछूं कि बाजार यानी क्या होता है तो आप मुझे बताओगे सर बाजार वो जगह है जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में आते हैं और सामान को खरीदने और बेचने का क्या करते हैं, काम करते हैं। बेटा आप गलत नहीं हो, आप गलत नहीं हो सकते क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हो, तो आप गलत कैसे होंगे? तो वही चीज़ होती है लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बाजार का मतलब जो होता है वो एक विशेष होता है, एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ निकल के आती है। तो वही बात यहाँ पर हमने बोले हैं कि बाजार अगर सामान्य भाषा में बात करते हैं तो बाजार का मतलब स्थान विशेष से लगाया जाता है जहाँ पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर वस्तु का क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। जैसे आपकी आसपास की सब्जी मंडी जहाँ पे बेचने वाले लोग भी जाते हैं, खरीदने वाले लोग भी जाते हैं और दोनों आपस में क्या करते हैं, सामान को खरीदते और बेचते हैं। दूसरी चीज़ कपड़ा बाजार। कपड़ा बाजार का मतलब क्या? तो जहाँ पे कोई भी इंसान आता है और दुकानें लगी रहती है कपड़ों की और ग्राहक जाके सामान को क्या करता है, खरीदता है। या आपकी अनाज की मंडी ले लो, ये सब को हम क्या मानते हैं, बाजार मानते हैं। ये गलत नहीं है लेकिन इसका जो मतलब निकलता है वो थोड़ा और भी बड़ा निकलता है। बाजार का मतलब यही नहीं होता बल्कि बाजार का मतलब और भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है अर्थशास्त्र की दृष्टि से। देखा जाए तो बाजार किसी निश्चित स्थान को खरीदने और बेचने वाले की उपस्थिति होना ज़रूरी है। बाजार के लिए क्या चाहिए? निश्चित स्थान चाहिए और खरीदने वाले और बेचने वाले लोग उपस्थित चाहिए। तो ये चीज़ आई है यहाँ से। लेकिन अर्थशास्त्र की अगर बात करते हैं तो बाजार का अर्थ थोड़ा विस्तृत है, बड़ा है। इतनी बातें तो बाजार में आती है लेकिन इसके साथ साथ और भी बातें किसका पार्ट बनती है, हमारे बाजार का पार्ट बनती है, जो उसके परिभाषा को ऐड करती है। जैसे कि अगर हम आपको कहें कि अगर इसमें क्या क्या चीज़ें होती है तो बाजार में किसी स्थान विशेष का होना ज़रूरी नहीं है। क्या है? किसी स्थान विशेष का ज़रूरी नहीं है। ऐसा किसका बोलना है? अर्थशास्त्र की दृष्टि से बात करते हैं तो केवल स्थान हो ही ज़रूरी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में क्षेत्र तक वस्तु एवं सेवाओं की मांग और पूर्ति होती है, उस समस्त क्षेत्र को ये वस्तु का क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। तो बोलने का मतलब क्या निकल के आया बेटा कि अर्थशास्त्र वाले बोलते हैं कि किसी स्थान विशेष को बाजार नहीं कह सकते।
अर्थशास्त्र में आप उस चीज को बाजार कहोगे जहां पर उस वस्तु के खरीदने वाले लोग और बेचने वाले लोग जहां जहां फैले हुए हैं उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, बाजार कहा जाएगा। जैसे यहाँ लिखा ही है बेटा कि वस्तु की मांग और पूर्ति होती है। जिस क्षेत्र तक वस्तु की मांग और क्या होती है, पूर्ति होती है। मांग करने वाले कौन बेटा, क्रेता। जो सामान को खरीदते हैं वो क्रेता कहलाते हैं। पूर्ति कौन करते हैं बेटा, विक्रेता। जो सामान को बेचते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विक्रेता कहा जाता है। मतलब जिस क्षेत्र तक वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं उस समस्त क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। तो ये चीज यहां पर निकल के आई कि जब हम सामान्य अर्थों में बात करते हैं तो हम किसी स्थान विशेष को बाजार कहते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में मिलकर क्रय और विक्रय का काम करते हैं, मतलब खरीदने का और बेचने का काम करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, तो हम किसी स्थान विशेष को बाजार नहीं कहेंगे, हम बाजार उस चीज को कहेंगे जहां पर क्रेता और विक्रेता, जहां वस्तु की मांग और पूर्ति जिस क्षेत्र से की जाती है उस समस्त क्षेत्र को ही हम क्या कहेंगे, बाजार कहेंगे। क्लियर है आपको बात इतनी? तो चलिए अब हम आपको यही बात कुछ परिभाषाओं से समझाते हैं। किससे समझाते हैं, कुछ परिभाषाओं से समझाते हैं और हम आपको बताते हैं कि जो बाजार है उसकी क्या परिभाषाएं दी गई है। तो हमारे पास बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिससे कि हम आपको समझाएंगे कि बाजार का मतलब क्या निकल के आता है। तो जैसे हम कुछ परिभाषाओं से समझते हैं बाजार के मतलब को। तो हमने पहले 3 परिभाषाएं आपके लिए रखे हैं, इससे हम समझते हैं कि क्या है बाजार। तो सामान्य शब्दों में हम कहते हैं कि बाजार यानी क्या है, तो अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्र में बाजार का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी भी वस्तु विशेष के क्रय हेतु निकट संपर्क में होते हैं उसे क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। जैसे बाजार किसे कहा गया है, अर्थशास्त्र में बाजार संपूर्ण क्षेत्र को कहा जाएगा, मतलब पूरे क्षेत्र को कहा जाएगा जिसमें क्या हो, आपके क्रेता और विक्रेता हो जो क्रय विक्रय करने हेतु निकट संपर्क में होते हैं, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। एक नॉमिनल सी डेफिनेशन हमने बनाए हैं, किसको पढ़कर, जो ऊपर में चीजें दी गई थी उसको पढ़कर हमने ये परिभाषा बनाए हैं। दूसरी चीज अगर हम ये देखें तो दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से बाजार का अर्थ संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है जिसमें वस्तु एवं सेवा के क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, फैले होते हैं और उनके बीच आपसी स्पर्धात्मक क्या होते हैं, संपर्क होते हैं। तो यहाँ पर भी बाजार को वही बोला है, उस संपूर्ण क्षेत्र को बाजार कहा जाता है जिसमें वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं और आपस में उनका संपर्क होता है, प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क होता है, उसे क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। और एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम ये, तो स्टोनियर और हैंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा गया है कि बाजार को एक ऐसा संगठन कहा गया है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता परस्पर निकट संपर्क में होते हैं। तो जितने भी हम परिभाषाएं देख रहे हैं उनमें एक बात निकल के सिंपल सी आई है कि यहाँ क्या होता है, किसी वस्तु के क्या होते हैं, क्रेता और विक्रेता होते हैं जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर होते हैं और उनमें आपस में निकट संपर्क होता है और उसी चीज को हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। मतलब कुछ मेन बातें हमें इन परिभाषाओं से क्या मिलती है, देखने को मिलती है। जितनी भी हम परिभाषाएं करेंगे उनमें यही बात होंगी। जैसे बेनम को लिख ले लो आप, प्रोफेसर बेनम के अनुसार क्या कहना है, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र, देखो बात क्या आ गई, क्षेत्र आ गई, जिसके अंतर्गत क्रेता और विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों द्वारा इस प्रकार से एक दूसरे के निकटतम संपर्क में होते। देखो पहली बात तो क्या आ गई आपकी, क्षेत्र आ गई, फिर दूसरी बात क्या आ गई, तो क्रेता और विक्रेता आ गया, फिर वापस से क्या बात आ गई, निकट संपर्क आ गया। तो ऐसी चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। बाजार एक हिस्से में पाई जाने वाली कीमत दूसरे हिस्से की कीमत को प्रभावित करे, बाजार कहलाता है। बाजार में अगर कोई एक हिस्से की कीमत है और दूसरे हिस्से को अगर प्रभावित करती है, बोलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। मतलब
अगर कोई कीमत यहाँ पर है, मतलब मान के चलो एक बाजार है, किसी स्थान को हम बाजार मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। तो ए स्थान में अगर चीज़ कोई 10 रुपये में बिक रही है तो बी वाले स्थान में भी वो चीज़ कितने में बिक जाएंगी, 10 रुपये में बिक जाएंगी, पहले भले वो 8 रुपये में क्यों ना हो। मतलब इस वाले स्थान से ये वाली कीमत क्या हुई है, प्रभावित हुई है। तो वही बोलता है बाजार के एक हिस्से में पाई जाने वाली कीमत दूसरे हिस्से को क्या करती है, प्रभावित करती है, तो क्या कहलाता है, बाजार कहलाता है। जितनी भी हम परिभाषाएं पढ़ेंगे बेटा उसमें एक ही बात कॉमन से निकल के आएंगी, एक होंगी क्षेत्र को लेकर, क्रेता और विक्रेता के बीच में निकट संपर्क को लेकर। तो हम आसान शब्दों में हम ऐसा कहते हैं, जो आपको अच्छी डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा वो ये याद रखना, पेपर में अगर आपको लिखना पड़े तो आप यही डेफिनेशन लिखना। स्टेनी और हैंग के अनुसार अर्थशास्त्रियों ने बाजार को एक ऐसा संगठन कहा है जिसमें वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता परस्पर निकट संपर्क में होते हैं। एक परिभाषा, और ये सामान्य शब्दों वाली परिभाषा को आप अपने पेपर में लिखकर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। तो ये क्या हुआ हमारा, हमने अभी किसके बारे में बात की, तो हमने अभी बाजार के मतलब अर्थ के बारे में बात किए, और हमने किसके बारे में बात की है कि बाजार की परिभाषाओं को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से बताया है, ये बात हम आपसे किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपके समझ में आ गई होंगी, और आपको इन्हीं में से कुछ ही परिभाषाओं को अपने पास याद रखना है। सभी के सभी परिभाषाओं को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई होंगी, ये मैं ऐसा समझता हूँ। और मैं आपको और भी इस टॉपिक में आगे बढ़ाकर मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने बाजार की परिभाषा पढ़े हैं उससे ही हमारी कुछ विशेषताएं निकल के आई है। क्या निकल के आई है, विशेषताएं निकल के आई है। तो अब हम उन्हीं बाजार की विशेषताओं के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं कि बाजार की विशेषताएं क्या है। तो जैसे कि हमने ला लिया आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, बाजार की विशेषताएं। देखो बेटा, जब भी हम पेपर में लिखते हैं तो पेपर में किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा उसका मतलब लिखना चाहिए, फिर उसकी परिभाषाएं लिखनी चाहिए, फिर उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो हमने पहले आपको क्या बताया, तो पहले हमने आपको बताया कि बाजार यानी क्या होता है, फिर मैंने आपको उसकी 4-5 परिभाषाएं बताया ताकि आपको उसकी परिभाषाओं को भी लिख पाओ। पूरी परिभाषा आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ी बहुत परिभाषाएं लिखेंगे, 2 या 3 इतना ही काफ़ी होता है। अगर 2 या 3 याद नहीं आ रही है तो 1 या 2 भी लिखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर परिभाषा का लिखना जरूरी होता है आंसर में, ये बात आप याद रखिएगा। अभी हम बात करते हैं बाजार की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है वस्तु। पहला क्या है, एक वस्तु। तो बाजार का जो संबंध होता है किससे होता है, वस्तु से होता है। क्योंकि अर्थशास्त्र में जब भी हम बाजार शब्द का प्रयोग करते हैं तो पहले तो हम बोलते हैं कि किसी प्रकार की वस्तु वह होंगी जहां पर क्या होगा, क्रय विक्रय होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है, वस्तु होती है। बाजार का संबंध एक वस्तु से होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में जब हम बाजार शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का होना तय माना जाता है। जैसे कपड़ा बाजार में क्या बिकेगा, कपड़े बिकेंगे। चूड़ी बाजार में क्या बिकेगा, चूड़ियाँ बिकेंगी, तो ये वस्तु हो गई। और सब्जी बाजार में क्या बिकेगा, तो सब्जियाँ बेची जाएंगी। अनाज बाजार में अनाज बेचा जाएगा, तो ये क्या हो गए, सब वस्तु हो गए। तो जो भी हम पहली विशेषता बाजार की तो यही है कि बाजार का जो संबंध है किससे होता है, वस्तुओं से होता है। आगे हम बात करते हैं एक क्षेत्र। जितने भी बेटा हमने परिभाषाएं पढ़े थे उन सब परिभाषाओं में एक बात कॉमन आई थी। क्या कॉमन आई थी बेटा, तो सभी का एक क्षेत्र था। क्या था, क्षेत्र था। हमने बार बार हर एक परिभाषाओं में बात की थी क्षेत्र होना। तो जब भी हम बाजार शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में कहते हैं तो उस समय हम किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं करते, ठीक है, विशेष क्षेत्र के लिए नहीं करते, पर क्षेत्र होता है उसमें। देखो, हम एक विशेष क्षेत्र मतलब किसी निश्चित स्थान को लेकर हम बाजार को परिभाषित नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग, जो क्षेत्र का प्रयोग करते हैं वो किसी क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते। किसी निश्चित स्थान को बाजार नहीं कह सकते आप, किसी निश्चित स्थान को बाजार नहीं कहा जाता, लेकिन जहां पर क्रेता और विक्रेता फैले हुए हो, किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले हुए हैं और जिनमें आपस में प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, उसको क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। तो ये चीज कि इसकी जो विशेषता है वो क्या है, आपका एक क्षेत्र है।
फिर बाजार तो इनके बिना अधूरा है, तो इनकी तीसरी जो विशेषता निकल के आई है वो क्या निकल के आई है? क्रेता और विक्रेता। क्रेता और विक्रेता का मतलब क्या है? तो जो व्यक्ति सामान को खरीदता है वो क्रेता कहलाता है, और जो व्यक्ति सामान को बेचता है वो क्या कहलाता है? आपका विक्रेता कहलाता है। तो बिना क्रेता और विक्रेता का बाजार हो सकता है क्या? तो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि बिना क्रेता और विक्रेता का बाजार। तो वही बात हमने यहाँ लिख के दी है कि जो बाजार होता है, बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों का होना ही आवश्यक होता है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता के बगैर बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे संख्या कितनी भी हो, क्यों ना हो, अगर एक भी अगर व्यापारी रहा, एक ही क्रेता रहा और एक ही विक्रेता रहा, तभी वो क्या कहलाएगा? बाजार कहलाएगा, क्योंकि जिस बाजार में क्रेता और विक्रेता है वही बाजार बाजार कहलाता है, नहीं तो वो बाजार नहीं होता। फिर इसका जो चौथी विशेषता है वो है स्वतंत्र प्रतियोगिता। स्वतंत्र प्रतियोगिता का मतलब क्या? तो जो बाजार में उपलब्ध लोग होते हैं, मतलब क्रेता और विक्रेता जो होते हैं, उनके बीच क्या होना चाहिए? स्वतंत्र प्रतियोगिता होना आवश्यक होता है। यानी कोई भी सौदा करते समय किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मतलब बाजार में क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो बाजार की विशेषताओं के पहला पॉइंट क्या था? एक वस्तु। दूसरा पॉइंट क्या था? एक क्षेत्र। फिर क्या था? क्रेता और विक्रेता। और फिर क्या था? स्वतंत्र प्रतियोगिता। तो ये क्या हो गई हमारी बाजार की चार विशेषताएं हमने आपको अभी बता दिए। तो इन चारों विशेषताओं को बताओ। जब तक मैं ये क्लीन करता हूं बेटा, आप मुझे बताओ बाजार में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? एक वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बाजार होता है, जिस भी बाजार की हम बात करते हैं, उसका संबंध किसी वस्तु से होता है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? क्षेत्र होना चाहिए। क्षेत्र में क्या होता है बेटा? तो जो भी बाजार होता है वो किसी निश्चित क्षेत्र में नहीं किया जाता, लेकिन जहां पर भी वस्तु के क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बाजार कहा जाता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या पढ़े थे बेटा हमने? तो क्रेता और विक्रेता होने चाहिए। अगर बाजार में क्रेता और विक्रेता नहीं है तो उसको क्या नहीं कहा जाएगा? बाजार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर एक बाजार में एक क्रेता है और एक ही विक्रेता है तो भी उसको क्या कहा जाएगा? बाजार कहा जाएगा। अगर हम बात करते तो फिर हमने जो चौथे पॉइंट की बात किए थे वो क्या था? आपका स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। मतलब क्रेता और विक्रेता में प्रतियोगिता होनी चाहिए, और किसी भी चीज के लिए उनमें प्रतिबंध नहीं डालना चाहिए। तो फिर हमारा जो पांचवा पॉइंट है बेटा, पांचवी विशेषता है कि बाजार का पूर्ण ज्ञान। तो जो बाजार में वस्तु के मूल्य में जो अंतर नहीं होना न हो, इसलिए यह आवश्यक है कि जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनको बाजार का क्या होना चाहिए? पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बाजार में वस्तु के मूल्यों में अंतर होता है। ठीक है, कोई चीज कोई मार्केट में कोई 10 रुपए में बेचता है तो कोई 15 रुपए में बेचता है। तो उपभोक्ता को जो होता है या क्रेता और विक्रेता जो होता है, इन दोनों को किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो आपका उपभोक्ता है वो उचित मूल्य पर खरीद सके और जो आपका विक्रेता है वो उचित मूल्य पर बेच सके। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो उचित मूल्य पर खरीदना और बेचना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। मतलब इसकी बाजार की जो एक पांचवी विशेषता है वो क्या है? बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मतलब क्रेता और विक्रेता को, दोनों लोगों को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज किस कीमत पर बेची जा रही है और कौन सी चीज किस कीमत पर खरीदी जा रही है। फिर जो हमारी नेक्स्ट विशेषता है वो है हमारा एक मूल्य। बाजार में क्या दिखाया जाता है? एक मूल्य दिखाया जाता है। देखो, बाजार के अंदर क्रेता और विक्रेता के बीच आपसी क्या होती है? प्रतियोगिता होती है। उनके बीच निकट संपर्क होता है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में भी रहते हैं वो। तो ऐसी परिस्थिति में वस्तु का मूल्य में समानता होने की प्रवृत्ति क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आपने देखे होंगे, अगर आप कभी मार्केट गए होंगे तो बोलता है कि अगर किसी के पास टमाटर का भाव 40 रुपए है तो सबके पास ही वो टमाटर का भाव कितना मिलेगा? आपको 40 रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं बोला मैं सबके पास, लगभग सबके पास। ठीक है, क्योंकि हमने बोला पाई जाती है, पॉसिबिलिटी होती है, हाँ उत्पन्न हो जाती है, होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक मार्केट में कौन किस प्राइस पे बेचेंगे आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वालिटी भी मैटर करती है कि वो चीज कैसी है। पर नॉर्मली देखा जाता है कि बाजार में एक मूल्य लगाया जाता है। ऐसी प्रतियोगिता का होना एक अच्छे बाजार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है कि वह एक मूल्य होना चाहिए। जिस बाजार में एक मूल्य होता है तो उसे माना जाता है कि जो प्रतियोगिता है वो बाजार में एक अच्छे लेवल की प्रतियोगिता है और एक अच्छा बाजार है। तो हमने बाजार की विशेषताओं में कितने पॉइंट करवाए बताओ पहले आप? एक वस्तु होनी चाहिए,
एक क्षेत्र होना चाहिए, फिर क्रेता और विक्रेता होना चाहिए, फिर जो चौथा पॉइंट हमने करवाया वो क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए, और जो हमने अभी पांचवा पॉइंट करवाया वो आपका क्या है, तो यहाँ पर आपको बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्रेता और विक्रेता को। और जो हमने अभी छठवां पॉइंट आपको कराए हैं वो क्या करवाए हैं हमने आपको, कि आपस में जो भी मूल्य डिसाइड होता है वो एक ही मूल्य होना चाहिए, बाजार में मिलने वाले वस्तु का मूल्य एक समान होना चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई, क्या हो गई इसकी विशेषताएं हो गई। अभी हम बात करते हैं इसके किसके बारे में, तो हम बात करते हैं बाजारों के प्रकार के बारे में। जब पेपर में बड़ा क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है कि बाजार का अर्थ बताओ, बाजार के प्रकार बताओ और बाजार की विशेषताएं बताओ। तो हमने बाजार की विशेषताएं तो पढ़ ली और बाजार के प्रकार अब हमें क्या करने हैं, आगे पढ़ने हैं। कभी कभी पेपर में डायरेक्ट बाजार के प्रकारों के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और विशेषताएं नहीं पूछता, मतलब कभी दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, बाजार का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताओ, एक छोटा क्वेश्चन 8 मार्क के लिए, फिर बाजार का अर्थ उसके प्रकार बताओ, एक 8 या 16 मार्क के लिए क्वेश्चन। मतलब ये जो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो जैसे हमने चालू किया है विशेषताओं के बारे में, अब मेन मुद्दा जो पेपर में ज्यादा बार आया है वो ये आया है कि बाजारों के प्रकार क्या है। तो अभी हम चलते हैं और समझते हैं किसके बारे में, बाजारों के प्रकार के बारे में, कि बाजारों के कितने तरीके के प्रकार होते हैं। तो बाजारों के हमने मेन प्रकारों की बात किया जाए तो हमने इसको 3 के आधार पर, 3 क्षेत्रों के आधार पर, मतलब 3 चीजों के आधार पर हमने बाजार को क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, ठीक है, कितने टाइप पर क्लासिफाई किए हमने इनको, 3 चीजों के ऊपर हमने इसको क्लासिफाई किए है। इस चीज को टेढ़ा हो गया, 1 मिनट दीजिए। चलो, कितने क्षेत्रों पर हमने क्लासिफाई किए इसको, हमने 3 आधार पर। तो पहला जो आधार है बाजार को वह क्षेत्र के आधार पर। हमने इसको कितने आधार पर बांटे, हमने पहला तो हमने बांटा है किसके आधार पर, क्षेत्र के आधार पर प्रकार बताए। तो क्षेत्र के आधार पर जो बाजार के प्रकार होते हैं वो होता है एक स्थानीय बाजार, एक होता है प्रादेशिक बाजार, एक होता है आपका राष्ट्रीय बाजार और एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार। क्या होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अभी हम इनके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गया। समय के आधार पर भी हमने बात की है, इसके भी हमने 4 पार्ट बनाए हैं। एक होता है अति अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन बाजार, और एक होता है आपका अल्पकालीन बाजार, एक होता है आपका कौन सा, अल्पकालीन बाजार, और एक जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, एक होता है हमारा दीर्घकालीन बाजार और एक होता है हमारा अति दीर्घकालीन बाजार। ठीक है, ये हमारे किसके ऊपर बांट दिए हमने, समय के आधार पर बांट दिए। किसके आधार पर बांट दिए, समय के आधार पर। और एक होता है हमारा किसके आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर। तो प्रतियोगिता के आधार पर भी इसके 3 प्रकार बनाए जाते हैं। एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक होता है आपका अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एक होता है आपका एकाधिकार। तो इस तरीके से हमें इन सभी बाजारों के प्रकारों को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो पेपर में हमें 16 में से 16 मार्क्स मिलते हैं बेटा। ठीक है, जब मैंने पेपर्स दिया था या जब भी बच्चे पेपर देते हैं, पेपर देखता हो मैं, तो ये क्वेश्चन कॉमनली आया है इकोनॉमिक्स में, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी बाजारों के प्रकार को समझते हैं और हम पहले बात करते हैं किसके आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। तो जैसे हमने आपको बताया कि क्षेत्रों के आधार पर हमने कितने भागों में बांटे, इसको हमने 4 भागों में बांटे हैं। तो इन्हीं चारों भागों को हम अभी क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं और समझते हैं क्या होता है स्थानीय बाजार, क्या होता है प्रादेशिक बाजार और क्या होता है राष्ट्रीय बाजार और क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो आप भी बताओ बेटा, मुझे बताओ क्षेत्र के आधार पर बाजार के कितने प्रकार बनाए गए हैं। तो क्षेत्रों के आधार पर बाजार के कितने प्रकार बनाए गए हैं, 4 प्रकार बनाए गए। बताइए कौन कौन से 4 प्रकार बनाए गए हैं। तो पहला बनाया गया है कौन सा, प्रादेशिक बाजार। कौन सा बनाया गया है, प्रादेशिक बाजार। और दूसरा कौन सा बनाया गया है, पहला स्थानीय बाजार पहला एक्चुअली, उसके बाद कौन सा बनाया गया है, प्रादेशिक बाजार। उसके बाद क्या बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। और एक क्या है, राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार। चलिए ठीक है, तो एक स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ये 4 बाजार के टाइप है। किसके आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। तो अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, स्थानीय बाजार के बारे में। जब हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय, जब हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय एक निश्चित स्थान या निश्चित क्षेत्र तक ही क्या होता है, सीमित होता है।
जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय एक निश्चित स्थान या एक निश्चित क्षेत्र तक ही क्या रहता है, सीमित रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्थानीय बाजार कहा जाता है। तो उस वस्तु के बाजार को स्थानीय बाजार या लोकल मार्केट कहा जाता है। अगर कोई वस्तु का क्रय विक्रय जो है किसी एक निश्चित स्थान पर किया जा रहा है या निश्चित क्षेत्र तक किया जा रहा है, तो उस बाजार को क्या कहा जाता है, तो उस बाजार को स्थानीय बाजार कहा जाता है। इस तरीके के बाजार में केवल दो ही वस्तु का क्रय विक्रय होता है, मतलब उन्हीं वस्तु का क्रय विक्रय होता है जो स्थान विशेष में उत्पादित होती है। ठीक है, मतलब इस बाजार में जो हमारे स्थानीय बाजार होते हैं उनमें उन्हीं वस्तु का खरीदा और बेचा जाता है जो किसी स्थान विशेष में क्या होती है, उत्पादित होती है। और इसमें दो तरीके की वस्तुएं आती है। कौन कौन सी, तो पहले वो वस्तुएं बेची जाती है जो शीघ्र नाशवान होने वाली वस्तुएं, जैसे क्या, फल, दूध, दही, सब्जी। इन सब चीजों का जो विक्रय होता है वो किस बाजार में किया जाता है, स्थानीय बाजार में। और जो दूसरी वस्तुएं होती है जो अधिक स्थान घेरने वाली वस्तुएं होती है, जो आपके आसपास में मिल जाती है, जैसे रेत, ईंट, पत्थर, क्या ये भी वस्तुएं है, तो हाँ ये भी वस्तुएं है। इन्हें कहा जाता है उत्पादन वस्तु। ये हमारी उत्पादन, ये जो हमारी है उत्पादन वस्तुओं की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारी वस्तुएं हो गई वो हमारी उपभोग वस्तुओं की कैटेगरी में आएंगे। उपभोग वस्तुएं मतलब क्या, तो इनको हम यूज करते हैं, और इनका हम यूज करते हैं मतलब कहीं लगाते हैं। जैसे फल, दूध, दही ये खाने में काम आ जाते हैं, रेत, ईंट, पत्थर कोई चीज बनाने में काम आ जाते हैं, तो ये भी एक तरीके की वस्तु है। तो स्थानीय बाजार का मतलब क्या हुआ, एक जहां वस्तु का क्रय विक्रय निश्चित स्थान में या एक निश्चित क्षेत्र में सीमित होता है उसे क्या कहा जाता है, स्थानीय बाजार कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, उन्हीं वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है जो स्थान विशेष में क्या होती है, उत्पादित होती है। और इसमें दो तरीके की वस्तु होती है, एक होती है कौन सी, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, और दूसरी क्या, जो अधिक स्थान घेरती है वो वस्तुएं। शीघ्र नाशवान होने वाली वस्तुओं में क्या आ गया, फल, दूध, दही और सब्जी। और जो दूसरे वाली वस्तुएं होती है जो ज्यादा स्थान घेरती है, जैसे रेत, ईंट, पत्थर, ये क्या हो गई, हमारी दूसरी वस्तु हो गई। फिर हमारा कौन सा आया है, प्रादेशिक बाजार। तो ये जो होता है स्थानीय बाजार से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो वस्तु का क्रय विक्रय होता है वो एक विशेष प्रदेश तक होता है। किस तक होता है, विशेष प्रदेश तक होता है, या बड़े क्षेत्र तक फैले हुए होते हैं। तो इस प्रकार के बाजार को क्या कहा जाता है, प्रादेशिक या रीजनल मार्केट कहा जाता है। प्रादेशिक बाजार में वस्तुओं की मांग, पूर्ति किसी निश्चित सीमा तक ही क्या होती है, फैली हुई होती है। अब यहाँ पर जो वस्तु की मांग होंगी और पूर्ति होंगी वह एक निश्चित काय तक होंगी, प्रदेश तक ही सीमित होंगी। जैसा इसका नाम ही है कौन सा, प्रादेशिक बाजार। मतलब इसमें क्या होता है, तो जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है आपका एक प्रदेश तक ही क्या होता है, सीमित होता है। और जहाँ पर जो मांग आती है या जो पूर्ति आती है, मतलब जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो एक निश्चित प्रदेश के होते हैं, या जो बेचने वाले लोग होते हैं वो भी एक निश्चित प्रदेश के होते हैं। वो बात याद कर दी है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो जैसे क्या है, उदाहरण के तौर पे तो लाख की चूड़ियां जो है वो राजस्थान तक ही सीमित है। मतलब लाख की चूड़ियों को कहाँ बेचा जाता है, राजस्थान के अंदर। और जो पगड़ी और साफे पहने जाते हैं वो पंजाब और राजस्थान तक ही क्या है, सीमित है। तो जो चूड़ियों का बाजार है या पगड़ी और साफे का बाजार है वो कौन सा बाजार हो जाएगा, हमारा प्रादेशिक बाजार हो जाएगा। क्योंकि उसकी जो क्रय विक्रय होता है, उसके जो क्रेता और विक्रेता जो होते हैं वो एक निश्चित प्रदेश या बड़े क्षेत्र तक ही फैले हुए, मतलब निश्चित प्रदेश तक ही फैले हुए। जैसे लाख की चूड़ियां वाले कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। तो पगड़ी और साफे वाले लोग का है, राजस्थान और पंजाब में है। तो ये चीज देखने को मिलती है। फिर होता है एक राष्ट्रीय बाजार। तो राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है, जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण देश में होती है, किसमें होती है, संपूर्ण देश में होती है, अर्थात उसके क्रेता जो विक्रेता होते हैं पूरे राष्ट्र में फैले हुए होते हैं, तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाजार के अंदर और भी क्या बातें आती है, तो इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको ही हम इंग्लिश में नेशनल मार्केट के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। क्या है हमारा नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है, तो जब किसी वस्तु की मांग पूरे विश्व से आती है, पूरे विश्व से आती है और उसके क्रेता और विक्रेता संपूर्ण विश्व में फैले हुए होते हैं, तो उस वस्तु के बाजार को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, कपास, पटसन,
पेट्रोल, ये सब जो वस्तुएं हैं इनकी मांग संपूर्ण विश्व में आती है, संपूर्ण विश्व के लोग इधर उधर से खरीदते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। तो क्षेत्र के आधार पर बाजार के कितने टाइप पढ़े हमने, स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जिसका क्षेत्र स्थानीय तक सीमित हो गया वो स्थानीय बाजार, जिसका क्रय विक्रय जिन वस्तुओं का एक निश्चित प्रदेश तक होता है वो कौन सा बाजार, प्रादेशिक बाजार। और जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय संपूर्ण देश में होता है, उसके क्रेता और विक्रेता संपूर्ण देश में फैले हुए होते हैं, वो कौन सा बाजार, आपका राष्ट्रीय बाजार। और जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं तो कौन सा बाजार, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार। क्लियर है आपकी बात। तो अभी हम बात करते हैं दूसरे बाजार की टाइप के बारे में, जो किसके आधार पर है, समय के आधार पर। तो समय के आधार पर भी हमने इसके कितने भाग बांटे हैं, हमने 4 भाग बांटे हैं, ठीक है। और इनमें किसने बोला है, इन 4 भागों के बारे में जो बताने वाले थे समय के आधार पर, वो किन्होंने बताया था हमें, ये हमें बताया था प्रोफेसर मार्शल ने। किसने बताया था, प्रोफेसर मार्शल ने। इन्होंने बोला था, क्या बोला था इन्होंने, समय के आधार पर इन्होंने जब वर्गीकरण किया, इन्होंने बोला था कि जो वस्तु की मांग होती है वो उसकी पूर्ति को समायोजित करने में उत्पादक और विक्रेता में कितना समय लगता है। जैसे देखो, वस्तु की मांग है, कोई सामान खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी पूर्ति किसके ऊपर निर्भर करती है, उसकी पूर्ति किसके ऊपर निर्भर करती है, विक्रेता के ऊपर। तो क्या विक्रेता मांग के अनुसार क्या पूर्ति कर सकता है या नहीं कर सकता, इसी आधार पर इन्होंने बाजार के प्रकार बताए हैं। किस आधार पर, समय के आधार पर। तो ये चीज किसने बताया हमें, प्रोफेसर मार्शल जी ने बताई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस वाले बाजार के अंतर्गत, मतलब समय के आधार पर हम बाजारों के कितने प्रकार बनाते हो, आपसे पूछ लेते हैं एक बार। तो आपको याद होना ही चाहिए कि समय के आधार पर हम बाजारों के 4 प्रकार बनाते हैं। कितने प्रकार बनाते हैं, 4 प्रकार बनाते हैं। एक कौन सा हो गया आपका, पहले बताओ, अति अल्पकालीन बाजार। दूसरा कौन सा आपका, अल्पकालीन बाजार। तीसरा आपका कौन सा, बताइए आप मुझे। तो तीसरा हमारा कौन सा बाजार, तो तीसरा हमारा हो गया कौन सा, जल्दी बताइए आप मुझे, दीर्घकालीन बाजार। और जो चौथा हो गया वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका अति दीर्घकालीन बाजार। तो उसी चीज को हम क्या करते हैं, आगे समझते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, तो पहले हम बात करेंगे अति अल्पकालीन बाजार के बारे में, और बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में, अल्पकालीन बाजार के बारे में। तो देखिए समझते हैं हम किसके बारे में, सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, अति अल्पकालीन बाजार के बारे में। तो जैसे हमने बोले कि हम जब भी हम समय के आधार पर बात करेंगे तो हम 2 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, एक तो मांग को और एक को किसको, पूर्ति को। और किसको किसके हिसाब से बदलना है, मांग को पूर्ति के अनुसार बदलना है, मांग को पूर्ति के अनुसार, पूर्ति को मांग के अनुसार, एक्चुअली उल्टा बोल दिया, पूर्ति को बदलना है, पूर्ति को क्या करना है, बदलाव करना है। किसके अनुसार, मांग के अनुसार, मांग के अनुसार, किसके अनुसार, मांग के अनुसार। पूर्ति में बदलाव चाहिए और किसके हिसाब से, मांग के हिसाब से, ये याद रखना। देखिए पूर्ति को बदलना है। अति अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन बाजार उन वस्तुओं का होता है जिनकी पूर्ति मांग के अनुरूप परिवर्तित नहीं की जा सकती। जब आप मांग के हिसाब से अपने पूर्ति को परिवर्तित नहीं कर सकते हो तो उसे क्या कहा जाता है, अति अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। अन्य शब्दों में कहे तो बाजार में इतना कम समय होता है कि वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार बढ़ाया घटाना क्या होता है, संभव नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास मांग तो है, लोग खरीदना तो चाहते हैं सामान और मैं बेचना भी चाहता हूं, लेकिन हमारे पास जो समय है वो समय इतना कम है कि मैं अपने पूर्ति को घटाया बढ़ा नहीं सकता, असंभव होता है। वो चीज आ गई। जब किसी वस्तु की पूर्ति फिर उसके उपलब्ध स्टॉक तक ही क्या होती है, सीमित होती है, तब उस बाजार को अति अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। मतलब मैं वस्तु को उतना ही बेचूंगा, पूर्ति करना मतलब विक्रय करना, मैं उतना ही बेच सकता हूं जितना मेरे पास उपलब्ध स्टॉक है, जितना सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर मैं उतना ही सामान बेचूंगा तो उसे क्या कहा जाएगा, अति अल्पकालीन बाजार कहा जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि मेरे पास पूर्ति मेरी कितनी होंगी, जितना सामान मेरे पास होगा, तो मतलब मेरी पूर्ति क्या है, सीमित है, जितना मेरे पास उपलब्ध स्कंद है, तो उसी बाजार को क्या कहा जाता है, अल्पकालीन, अति अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। उदाहरणार्थ
दूध, दही, मछली, मांस, सब्जी, इनका बाजार क्या होता है? अति अल्पकालीन बाजार होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इनमें वस्तु का जो मूल्य होता है, मतलब जो वस्तु की मांग अगर बढ़ जाती है तो इनकी पूर्ति को आप तुरंत नहीं बढ़ा सकते, इनकी पूर्ति में कोई आप चेंज नहीं कर सकते। मांग के अनुसार पूर्ति में बदलाव करना क्या होता है? थोड़ा असंभव जैसा होता है। और इस तरीके के अति अल्पकालीन बाजार की अवधि में वस्तु के मूल्य को बाजार मूल्य कहा जाता है। और ऐसे जो वस्तुएं होती है, ये जो अति अल्पकालीन बाजार में जो वस्तु का मूल्य होगा उन्हें क्या कहा जाता है? बाजार मूल्य कहा जाता है। एक बात याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर आ सकता है कि किस चीज को बाजार मूल्य कहा जाता है। तो अति अल्पकालीन बाजार की अवधि में वस्तुओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? बाजार मूल्य कहा जाता है। फिर होता है हमारा कौन सा बाजार? अल्पकालीन बाजार, मतलब शॉर्ट पीरियड मार्केट, जिनका क्या होता है? थोड़ा समय मिल जाता है, जब वस्तु की पूर्ति को निश्चित सीमा तक घटाया बढ़ाया जा सकता है। जब वस्तु की पूर्ति को मांग के हिसाब से निश्चित सीमा तक, ये वर्ड याद रखना, निश्चित सीमा तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। यहाँ हम आपको ये बता दें बेटा कि पूर्ति को बढ़ाने के लिए हम उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि वह अपने उत्पादन क्षमता में परिवर्तन कर सके, मतलब इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, बस ना ही वो किसी यंत्रों को परिवर्तित कर सकता है क्योंकि उतना समय इसमें नहीं मिलता। लेकिन वो क्या करता है, जो उसके पास वर्तमान के साधन होते हैं, उपयोग करने वाले साधन, जैसे कोई विक्रेता हूँ मैं और मेरे पास जो मशीन है, मैं उन्हीं का क्या करूँगा? यूज़ करूँगा, और जितना हो सकता है मैं उतना उत्पादन को कम ज़्यादा करने की क्या करूँगा? कोशिश करूँगा। तो वही चीज़ कर सकता हो। यहाँ थोड़ा बहुत फेर बदलाव किया जा सकता है और मांग के अनुरूप नहीं, जितनी मांग है उसके हिसाब से पूर्ति को नहीं बढ़ाया जाता। इसलिए अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की कीमत के निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा मांग का प्रभाव क्या होता है? अधिक होता है। क्यों ऐसा होता है? मांग के पूर्ति का प्रभाव कम होता है। जो हमारा अल्पकालीन बाजार है, इसमें जो पूर्ति का जो प्रभाव होता है वो कीमत निर्धारण पर कम होता है और मांग का प्रभाव ज़्यादा होता है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर आपको मांग के हिसाब से पूर्ति को बदलने के लिए पूरा टाइम नहीं मिला है, अच्छा खासा टाइम नहीं मिला है। इसलिए इसके ऊपर जो ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है कीमत के ऊपर, वो किसका होता है? मांग का होता है। तो ये चीज़ें हो गई हमारे, कौन से बाजार हो गए? दो बाजार हो गए। कौन सा? अति अल्पकालीन और एक कौन सा? अल्पकालीन। अभी हम बात किसके बारे में करते हैं? तो अभी हम बात करते हैं किसके बारे में? दीर्घकालीन बाजार के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? दीर्घकालीन बाजार के बारे में। तो ये जो बाजार होता है इसमें पर्याप्त समय मिलता है। क्या मिलता है? पर्याप्त समय मिलता है। मतलब जो है इसमें क्या कर सकते हैं, जो विक्रेता होता है वो अपनी पूर्ति को बदल सकता है, अपनी मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। जब इतना समय पर्याप्त हो कि पूर्ति को मांग के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो वह बाजार क्या कहलाते हैं? दीर्घकालीन बाजार कहलाते हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो उत्पादक के पास इतना समय अवश्य होता है कि मांग में बढ़ोतरी होने पर वो उत्पादन को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, यंत्रों में भी वृद्धि कर सकता है, अथवा मांग में कमी होने पर उत्पादन क्षमता को उचित फेरबदल करके कर सकता है। मतलब अगर मांग में कमी है तो उत्पादन को कम भी कर सकता है। तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है? अति दीर्घकालीन बाजार कहा जाता है। और दीर्घकालीन बाजार, दीर्घकाल में वस्तु की कीमतों के निर्धारण में मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव होता है। मांग का उतना प्रभाव नहीं होता, बल्कि ज्यादा प्रभाव किसका होता है? पूर्ति का होता है। क्योंकि पूर्ति को आपको मांग के हिसाब से पूर्ति को बदलाव करने में आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है दीर्घकाल में, इसलिए इसमें पूर्ति का प्रभाव होता है मांग की तुलना में ज्यादा दिखाई देता है। इस तरह से दीर्घकालीन बाजार में जो वस्तु के मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सामान्य मूल्य कहा जाता है। मतलब दीर्घकाल में जो वस्तु का मूल्य निश्चित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सामान्य मूल्य कहा जाता है। तो फिर बताओ बड़ा बेटा मुझे, बाजार मूल्य किसको कहा जाता है? तो जो अति अल्पकालीन बाजार होते हैं उनमें जो वस्तु का मूल्य होता है उन्हें क्या कहा जाता है? बाजार मूल्य कहा जाता है। ये याद है ना आपको, जो मैंने बताया था आपको, ये आपको याद होना चाहिए। जो भी मैं आपको बताता हूँ उसका बड़ा वैल्यू है बेटा। जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि जितनी बातें मैंने आपसे किया उसकी वैल्यू क्या है। बस आपको समझना है, सुनना है और याद रखने की कोशिश करना है। क्लियर है बात?
तो ये हो गया हमारा दीर्घकालीन बाजार। और एक हो गया हमारा अति दीर्घकालीन बाजार। मतलब जब मांग में, बाजार में मांग और पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है किसमें, मांग और पूर्ति में, और साथ साथ उनका समायोजन करने की प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। मतलब मांग के हिसाब से मैं पूर्ति को बदलते जाऊंगा, पूर्ति के हिसाब से मैं मांग को बदलते जाऊंगा, और ये काम निरंतर चलते जाता है। तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है, अति दीर्घकालीन बाजार कहा जाता है। जनसंख्या में वृद्धि होना, उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन होने के कारण मांग में बड़े परिवर्तन होते हैं। ठीक उसी तरह उत्पादकता में परिवर्तन हुआ, नई तकनीक का विकास हो गया, तो इससे पूर्ति में भी क्या होते हैं, बड़े पैमाने पर परिवर्तन के कारण बनते हैं। जैसे इससे क्या होता है, इसमें इतना अधिक समय होता है कि उत्पत्ति के साधन मतलब उत्पादन के साधन क्या होते हैं, उत्पादन के साधन तो पूंजी, भूमि और श्रम और साहस, इन चीजों में अपने हिसाब से क्या कर सकता है, आधारभूत परिवर्तन करने के लिए सक्षम होता है। इसलिए ये कौन से बाजार कहलाते हैं, अति दीर्घकालीन बाजार कहलाते हैं। मतलब अगर मांग बदली तो पूर्ति को आराम से बदला जाएगा, अगर पूर्ति बदली तो पूर्ति के हिसाब से मांग को बदला जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय मिल जाता है, इसलिए इन बाजारों को क्या कहा जाता है, अति दीर्घकालीन बाजार कहा जाता है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट में, आप ये ऐसा याद रखिए, जो मैं अभी यहाँ लिख कर दे रहा हूँ, अति अल्पकालीन बाजार में क्या होता है, तो समय बहुत कम होता है, समय क्या होता है, बहुत कम होता है। फिर जो अल्पकालीन बाजार होते हैं, अल्पकालीन, ये अति अल्पकालीन के बारे में हो गया, ये अभी आप अल्पकालीन के बारे में सुनो, यहाँ बहुत कम समय होता है, बहुत कम समय होता है। और दूसरी चीज दीर्घकालीन, तो दीर्घकालीन में समय होता है, ठीक है, और अति दीर्घकालीन में बहुत समय होता है, अति दीर्घकालीन में बहुत समय होता है। पर किस बात के लिए, तो किस बात के लिए समय होता है, पूर्ति में मांग के अनुसार, पूर्ति में मांग के अनुसार बदलाव करने में, ठीक है। तो उसे ही हम अलग अलग मार्केट के नाम से जानते हैं। जैसे देखो मैं अभी चारों चीजों को बता रहा हूं, इससे अगर अल्पकालीन, अति अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या दोगे आप, कि अगर पूर्ति को मांग के अनुसार बदलाव करने के लिए बहुत कम समय मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, अति अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। जब पूर्ति को मांग के अनुसार बदलाव करने में बहुत कम समय मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, अति अल्पकालीन बाजार। जब पूर्ति को मांग के अनुसार बदलने में अच्छा खासा समय मिलता है, बहुत समय मिलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दीर्घकालीन बाजार। और जब पूर्ति को मांग के अनुसार बदलने में बहुत सारा समय मिल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, दीर्घकालीन बाजार। फिर आपको छोटे मोटे मुद्दे और भी आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आप इन सभी पॉइंट्स को क्या कर सको, अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं। और हम अभी बात करते हैं किसके आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, कि जो बाजार होते हैं वो प्रतियोगिता के आधार पर इसके क्या प्रकार बनाए गए हैं। तो प्रतियोगिता के आधार पर हमने बाजार के कितने प्रकार बनाए थे, तो बाजार के हमने 3 प्रकार बनाए थे। कौन कौन बताएगा कि वो 3 प्रकार क्या थे, आप में से कोई बता सकता है क्या? तो कोई ना कोई होशियार बच्चा जरूर होगा, मुझे उम्मीद है इस बात से कि कोई बच्चा बताएगा कि सर हमने प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के 3 प्रकार बनाए थे। एक पूर्ण प्रतियोगिता बनाए थे सर हमने, एक हमने बनाए थे सर अपूर्ण प्रतियोगिता बनाए थे, और एक हमने बताए थे सर कौन सा, एकाधिकार। वेरी गुड बेटा, जिसने भी आंसर किया है। तो प्रतियोगिता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एक कौन सा, पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा कौन सा, अपूर्ण प्रतियोगिता। देखो पूर्ण प्रतियोगिता मतलब या उसे पूर्ण बाजार कहा जाता है या परफेक्ट मार्केट कहा जाता है, ये उसी के नाम है। मतलब जब बाजार में किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। मतलब ऐसा बाजार जहां वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच में बहुत सारी प्रतियोगिता है। वापस से बोलो, जब बाजार में वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेताओं के बीच में क्या है, बहुत सारी प्रतियोगिता है, ऐसे बाजारों को क्या कहा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। इसमें जो क्रेता होते हैं और विक्रेता होते हैं, इनकी संख्या भी क्या होती है, बहुत होती है। और क्रेता और विक्रेता को बाजार का क्या होता है, पूर्ण ज्ञान होता है। कौन से बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में। और
ऐसे बाजार में फर्म के प्रवेश या बाहर निकलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। मतलब कोई भी जो व्यक्ति है वो बाजार में आ सकता है, बाजार में दुकान लगा के जा सकता है, उसको कोई बोलने वाला नहीं होता है। और आगे बात करें तो इसके जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन अभी जो बताया ना मैंने आपको, अब आप यहाँ दो ही साधन नाम याद रखना है, एक पूंजी और एक क्या है, श्रम। तो उत्पादन के जो साधन होते हैं पूर्ण गतिशील होते हैं। पूर्ण गतिशील होते हैं मतलब इन साधनों को एक जगह से दूसरे स्थान पर लिया जा सकता है। किस में? पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में। तथा जो विक्रय और परिवहन लागत होती है, विक्रय और परिवहन की जो लागत होती है, मतलब विक्रय पर होने वाले खर्चे और परिवहन पर होने वाले खर्चे नगण्य होते हैं, मतलब कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं या शून्य के बराबर होते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार की विशेषता क्या हो गई बेटा, या क्या होता है? तो जब किसी बाजार में वस्तु के क्रय विक्रेता, जो वस्तु को खरीदने वाले क्रय विक्रेता है, उनमें बहुत सारी प्रतियोगिता पाई जाती है, तो उस बाजार को क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। इसमें जो क्रेता और विक्रेता होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, और जो इसके क्रेता और विक्रेता होते हैं उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। फिर यहाँ पर किसी भी फर्म के प्रवेश और निकलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। उत्पादन के साधन भी क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को उत्पादन के साधन को लाया और ले जाया जा सकता है। और आगे बात करें बेटा तो विक्रय और परिवहन की जो लागत होती है वो कम या शून्य के बराबर होती है। किसमें होती है? ये सब बातें पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा कौन सा? अपूर्ण प्रतियोगिता। जैसा बड़ा सिंपल सा बात बोला है कि ऐसा कोई बाजार जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव है, मतलब ऊपर वाली बातें इसमें नहीं होती, ऊपर वाली बातें इसमें नहीं होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या अपूर्ण बाजार कहलाता है। तो इस बाजार में क्या होते हैं? जो क्रेता और विक्रेता होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं, जिससे कि उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, और उनको बाजार का संपूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन अपूर्ण बाजार में ऐसा नहीं होता। यहाँ क्रेता और जो विक्रेता होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? कम होती है, और इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता है। इनको बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जिस वजह से बाजार में क्या पाया जाता है? मूल्य विभेद पाया जाता है। अब मूल्य विभेद मतलब क्या? तो आप ऐसे समझो कि मैं एक दुकान वाला हूं और मेरे पास श्याम और राम, दो लोग मेरे पास एक सामान खरीदने आए। तो ये दोनों मेरे पास, मैं विक्रेता और ये कौन है? मेरे पास दो क्रेता है। तो मैं एक ही सामान बेच रहा हूं, पर मैं श्याम से 10 रुपए ले रहा हूं और राम से मैं 15 रुपए ले रहा हूं। तो मैंने श्याम को कम में बेचा और राम को मैंने 5 रुपए ज्यादा में बेचा। तो इसी को क्या कहा जाता है? मूल्य विभेद। मतलब जब विक्रेता क्रेता को एक ही वस्तु को अलग अलग कीमत पर बेचता है, जब विक्रेता क्रेता को एक ही वस्तु अलग अलग कीमत पर बेचता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मूल्य विभेद कहा जाता है। जैसे ये पेन मैं आपको 10 रुपए में बेचूं और लेकिन आपके दोस्त को 15 रुपए में बेचूं, तो मैंने क्या किया? मूल्य विभेद किया, क्योंकि आपको बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो कौन सा बाजार था? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार था। फिर और हमारा एक और प्रकार बच जाता है, वो कौन सा होता है हमारा? तो वो होता है हमारा एकाधिकार वाला। कौन सा वाला? एकाधिकार वाला। तो जैसे ये नाम ही है इसका, क्या नाम है इसका? एकाधिकार। एकाधिकार मतलब एक का ही अधिकार, मतलब ऐसा बाजार जिसमें किसका अधिकार हो? बस एक का ही अधिकार हो, तो वो क्या कहलाता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता या एकाधिकार, या इंग्लिश में जिसे कहा जाता है मोनोपोली। ठीक है, तो एकाधिकार बाजार की उस दशा को कहते हैं जिसमें एकाधिकारी किसी भी वस्तु विशेष का स्वयं अकेला उत्पादक होता है, मतलब बनाने वाला खुद ही होता है, और साथ ही उस वस्तु का विशेष निकटतम स्थानापन्न वस्तु भी या उत्पादक भी नहीं होता। मतलब उसकी कोई पर्यायी वस्तु ही नहीं है और उसका जैसा कोई बनाने वाला भी नहीं है। बोलने का मतलब ऐसा कि अगर कोई सामान एक ही व्यक्ति बनाता है और उसके जैसा कोई सामान बनाने वाला भी नहीं है, उसके जैसे कोई वस्तु भी नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? एकाधिकार। मतलब एक ही विक्रेता का अधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या? एक ही विक्रेता का अधिकार। जैसे डाक ले लो, आप पोस्ट ले लो, तो आज के डेट में अगर कोई पोस्ट चलाने का काम करती है तो केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति पोस्ट का काम नहीं कर सकता ना, तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है? एकाधिकार बाजार कहा जाता है। तो जो पोस्ट के ऊपर पूर्ति पर, जैसे वस्तु कौन सी हो गई? आपकी डाक हो गई, तो डाक के ऊपर, इस डाक की पूर्ति पर किसका कंट्रोल है? पूरा का पूरा नियंत्रण किसका है? सरकार का है। तो सरकार एकाधिकारी बन गया। किस मामले में? डाक के मामले में।
क्योंकि सरकार के हाथों में ही पूरा क्या है, नियंत्रण है। तो वही चीज कि एकाधिकारी में जो वस्तु का विक्रेता होता है उसका वस्तु के पूर्ति पर क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। और वो क्या करता है, फिर इसमें प्रतियोगिता का अभाव होता है। अकेला ही बेचने वाला हो तो मेरा कंपटीशन किससे होगा, किसी से मेरा कोई कंपटीशन होने वाला नहीं है। तो एकाधिकारी जो होता है वस्तु की कीमत अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वसूल कर सकता है। जो मतलब मैंने बताया था ना, मूल्य विभेद, क्या बताया था, मूल्य विभेद। अच्छा, मैंने मूल्य विभेद, जो मूल्य विभेद होता है वो कौन कर सकता है, एकाधिकारी कर सकता है। ये चीज आप याद रखेंगे। मतलब मूल्य विभेद का मतलब क्या, तो एक ही वस्तु को हम अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग कीमत पर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि वही पेन वाला एग्जांपल दिया था मैंने, अगर ये पेन मैं आपको 10 रुपए में बेच दूं और आपके दोस्त को 15 रुपए में बेच दूं तो मैंने आपके साथ क्या किया है, मूल्य विभेद किया है। तो ये चीज आती है। और आगे हम बात करते हैं तो एकाधिकारी का क्या होता है, तो इसका वस्तु की पूर्ति और कीमत पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। लेकिन दोनों पर एक साथ नियंत्रण नहीं हो सकता, दोनों पर एक साथ नियंत्रण नहीं। अब दोनों पर एक साथ नियंत्रण नहीं का मतलब क्या हुआ, तो ऐसा समझो कि अगर एकाधिकारी क्या करेगा, पूर्ति पर नियंत्रण करता है। एकाधिकारी किसके ऊपर नियंत्रण करता है, पूर्ति पर। तो मांग किसके ऊपर निर्भर करेंगी, ग्राहक पर। किसके ऊपर निर्भर करेंगी, ग्राहक पर। दूसरी चीज, अगर एकाधिकारी किसके ऊपर नियंत्रण करता है, मांग पर, तो जो पूर्ति होंगी वो किसके ऊपर निर्भर करेंगी, वो ग्राहक पर निर्भर करेंगी। क्योंकि एकाधिकारी मन चाहे जितना सामान बेचेगा उतना बेचने की इच्छा एकाधिकारी का है, पूर्ति उसके हाथ में है। लेकिन मांग करने वाले कौन है, ग्राहक। तो मांग करना है या नहीं करना है कौन डिसाइड करेंगे, ग्राहक। अब मांग की बात करते हैं तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अभी मान के चलो एकाधिकारी के हाथों में। तो जो पूर्ति होंगी वो किसके हाथों में डिपेंड करेंगी, आपके ग्राहक के हाथों में। मतलब दोनों चीजें ऐसी होती है कि एकाधिकारी दोनों का नियंत्रण एक साथ नहीं कर सकता है, दोनों पर नियंत्रण कर सकता है। मतलब कभी वो पूर्ति को नियंत्रण करेगा तो कभी वो कीमत पर नियंत्रण करेगा, लेकिन कीमत और पूर्ति को दोनों को एक साथ वो नियंत्रण नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया हूं, तो मैंने आपको बाजार के प्रकार क्या है, बाजार की परिभाषाएं क्या है। अगर स्टार्टिंग से बात करते हैं हम क्या सीखे हैं, तो बाजार का अर्थ पढ़े हमने, परिभाषाएं पढ़े, उसकी विशेषताएं पढ़े और उसके प्रकार पढ़े। अगर इस वीडियो को तुम लगा के जाते हो बेटा पेपर में तो आपके 16 मार्क्स पक्के समझो। कितने मार्क्स पक्के समझो, 16 मार्क्स। क्योंकि जो भी आएगा वो आपको यही लिखना है और ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा आपके आंसर का। क्लियर है आपको बात बेटा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपके डाउट्स को जरूर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हो, हम वहां पे भी हम आपसे जुड़कर आपके उस टॉपिक पर भी वीडियोस बना के देंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजन एकेडमी नाम का एक ऐप है, आप इसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर ये वीडियोस और डाउनलोड मतलब जो फाइल है, इसके नोट्स है, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हमारे किसी और वीडियो में जहां हम बात करेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।